किस सिम से आओगे ईद पर इतना तो बता दो, किस सिम से आओगे ईद पर इतना तो बता दो, मैं आज से ही बिछा दूं उस राह पे निगाहें। तुम माह नौ देखने छत पर हरगिज़ मत जाना, तुम माह नौ देखने छत पर हरगिज़ मत जाना, वरना शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। नाजरीन आदाब, मैं आपका दोस्त के जानी आपके पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले आपको, आपके अफराद ख़ानदान को सियासत टीवी के प्रोग्राम हैदराबादी सितारे की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, सभी मुराद हो पूरी, हर एक सवाली की दुआ को हाथ उठाओ कि ईद का दिन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईद की। जहाँ तक ईद की बात है, अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें अपनी रहमतों और बरकतों से सरफराज फरमाकर खुशियों का दिन यानी ईद उल फितर का दिन हमारी ज़िंदगियों में अता किया। ईद क्या है? सेलिब्रेशन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए इनाम जिसके ज़रिए हम खुशी मना रहे हैं। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम की आग से नजात का जो गिफ्ट्स या तहफ़ हमें मिले हैं, हम ईद मना रहे हैं। इज़हार तशक्कुर के लिए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें रमज़ानुल मुबारक दिया, वो प्यारा महीना दिया जिससे तूने बरकत भी दी, बरकतों का ज़हूर आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हमें मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारगी का दर्स देता है और ये सिखाता है कि हमें किस तरह अपने बड़ों की इज़्ज़त करना है और उनके साथ किस तरह बर्ताव रखना चाहिए और किस तरह अपने छोटों से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आना है। दीन इस्लाम का यह पैगाम सारी इंसानियत के लिए है, किसी फ़र्द वाहिद के लिए खुशियाँ नहीं बल्कि सब के लिए है। इसलिए हमें अपनी खुशियों में तमाम मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं और गरीबों को भी शामिल रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, हैदराबादी सितारे का आज का ये ख़ास एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं और आज का ये एपिसोड बेहद ख़ास इसलिए है कि अपने आज के इस एपिसोड में हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में से आपके पसंदीदा सितारों की वो झलकियाँ पेश करेंगे जो आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएंगी और आपको उनको और भी करीब से जानने में मदद करेंगी। तो नाजरीन, पेश खिदमत है हैदराबादी सितारे का स्पेशल एपिसोड। आप अरुण हैं या हारून हैं? आप इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, इतनी अच्छी दक्कनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं, अपने को क्या है, ओल्ड सिटी का तो पहले तो हारून या अरुण बोले, मैं तो पहले इंसान हूँ भाई, पहले इंसानियत है मेरे लिए। आप मेरे को हारून तरीके में ले या अरुण तरीके में ले, वो आप जो तरीके में लेते ले, मेरा तो काम एक ही करना है कि इंसानियत। हिंदू मुस्लिम अपने को वो फ़र्क पहले से नहीं था, हमारे अम्मा बाबा ना वो डाले ना हम हमारे औलादों को डालेंगे वो चीज़। वो कीड़ा जो आजकल हर जगह है, वो कीड़े को निकालना है मेरा मकसद। पहला तो कॉमेडी के ज़रिए में हर साल देता हूँ मैं ऐसा। तो अब यूट्यूब पे आया, इन्हें दिखावा कर रहा, दोगलापना कर रहा नहीं। जाओ बेटे मैसूर बज्जी, जाओ मिट्टी के शेर पे जाके हर गली में पूछो, अरुण भाई रहंदो, उनके बाबा रहंदो कितने साल से इफ्तार पार्टी करते, पहले पूछ के फिर यूँ बैठ के कमेंट करो। बैगन के बाता घर में बैठ के नको करो। बचपन से अब तक उन्हें बहुत नए नए बोलते 25 या 30 के ऊपर रोज़े इफ्तार पार्टी कर दिए। अब जैसे डैडी का इंतकाल हुआ, वो चीज़ मैं और मेरा भाई टेक ओवर करे, तो हम लोग को भी खुशी मिल रही भाई कि गंगा जमुना तहजीब जो हम बरकरार कर रहे हैं, वो खुशी अलग है। वो अब करने वाले को ही मालूम रहता। तो रमज़ान में जो सुबह से लेके शाम तक का जो रोज़ा रहता आदमी, उसके पेट में एक दाना गया तो कितना बड़ा स्वाब मिलता, वो जाहिलों को तो नहीं मालूम रहता। बहरहाल वो करने में हमारे को खुशी मिलती। और वही चीज़ मैं जैसा यूट्यूब चालू करा, 90% लोग आए कि मेरे पूरे मोमिन है जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे को जो चाहते, तो उस वजह से मैं भी उनके जैसा रोज़ा रहूं, जरा एक्सपीरियंस करूं बोल के ट्राई देंगे बोला।
अभी जैसे साउथ का बोलबाला चल रहा है हमारी फिल्मों में, अच्छा, हाँ बिल्कुल। RRR, पुष्पा, अभी वांगा रेड्डी, वांगा रेड्डी, हाँ। वो तो वो मैं समझता हूँ कि इतना बोलबाला है कि अब मुझे आगे चल के ऐसा लग रहा है कि हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो यारो, छा रहा तेलुगु चलन, आ रहा तमिल चलन, अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो यारो। अभी एक एनिमल फिल्म हिट हुई, हाँ बिल्कुल, बहुत हिट हुई, तो केवी जानी की पत्नी ने कहा वाइफ ने कि सुनो जी मुझे एनिमल दिखाओ, तो ये कंजूस आदमी उनको जू में लेके गया, प्राणी संग्रहालय में। बोले बेगम एनिमल देखना है, देखो सब तरफ एनिमल ही एनिमल है, इधर भी एनिमल, इधर भी एनिमल, इधर भी। तो बीवी ने कहा अरे जानवर, जानवर का मेरे जानवर, ये एनिमल नहीं है, मुझे वो रणवीर, बॉबी, रश्मिका बल्लम सामी, वो रश्मिका, इन सब का मुझे वो एनिमल की बात कर रही हूँ। अरे डार्लिंग ये जो शेर है इसका नाम रणबीर है, ये हाथी जो है इसका नाम बॉबी है, ठीक है, और ये जो बंदरिया है हाँ के पीछे जो हिरनी है उसका नाम रश्मिका है, ठीक है, तो ये वही है रश्मिका, बॉबी। अरे नहीं मुझे फिल्म एनिमल देखना है। डार्लिंग ये सारे के सारे फिल्म एनिमल ही है, जो फिल्मों में एनिमल की ज़रूरत पड़ती है इन्हीं को लेके जाते हैं। मुझे फ़ोन आया बिग बॉस से, भाई आपको बिग बॉस में जाना है और ऐसा ऐसा है, तो हम सोचे हम नहीं जाएंगे, तो हमने पैसा बहुत ज़्यादा मांग लिया, तो उन्होंने ओके कर दिया। मैंने कहा फंस गया मैं तो। फिर मैं बोला नहीं अभी नहीं, तो बोले आप एक काम करिए एक बार मिलने आइए। हमें थोड़ा घबराहट हो रही थी, हम थोड़े खुले मिजाज के आदमी है, हम किसी के बाप से नहीं डरते अल्लाह के अलावा, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसके मलाल से, उसकी जलाल से डरते, और किसी चीज़ से नहीं डरते हम। हमने कहा यार वो शो में जाएंगे, अब बंदिश में बन जाएंगे, कैमरे लगे होंगे, पता नहीं हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने हमें कन्विंस किया कि भाई यही शो तो है जहाँ पे तुम दिखा सकते हो एजाज खान असली में है क्या। फिर पैसा भी थोड़ा ज़्यादा था, हमने कहा चलो यार अच्छा ले लो, BMW ले लेंगे GT। तो हमने कहा लाओ दे दो, हम चले गए अंदर। वैसा ही हुआ, हम तो हमारे मस्ती में मिजाज में थे और अमान कोहली ने हमको बोला वो चप्पल हमारी उठा लो। हमने कहा यार ये क्या बात कर दी तुमने यार। फिर वहाँ हमारा पहला झगड़ा उससे हुआ, 2-3 झगड़े हुए, उसमें लोग समझ गए कि भाई इससे नहीं लड़ सकते, ये थोड़ा दिल नरम दिमाग गरम, बाकी सब मेरे अल्लाह का करम। एक पते की बात आपको आज बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें अनुभव की है कि जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी और बॉलीवुड सिंगिंग भी। तो सबसे आप मुझे पूछोगे कि मुश्किल क्या, तो मैं आपको बोलूँगी कि बॉलीवुड गाना मुश्किल है। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग में जैसे आप और हम बात करें तो हम जो चाहे बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको अगर स्क्रिप्ट दी जाए कि हमको यही स्क्रिप्ट और इसी तरह से इसी टोन में करनी है और फुल ऑफ फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। क्लासिकल सिंगिंग में आपको चाहिए वैसा मन से आपको जो आए गा सकते हैं, लेकिन आपको बॉलीवुड सिंगिंग में फेस के एक्सप्रेशन से लेके सामने वालों को वो अच्छा लगे वो देख के लेके पूरी कॉपी हमको प्रॉपर करनी आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क है जो हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासिकल सिंगर भी बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं गाते हैं। ये तो आपने एक नई राय दी है और एक नया मैसेज देने की कोशिश की है। उमन होता ही है कि बॉलीवुड के जो नंबर्स गाते हैं क्लासिकल वाले उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, मतलब वो क्लासिकल का अपना एक मेयार है, उनका एक स्थान है। नहीं, नो डाउट, देखिए क्लासिकल सिंगर हमेशा ऊंचा रहा है और वो रहेगा ही, क्योंकि वो बेस है और उसकी एक अपना ही कलर है, अपना ही एक वो चीज़ है। जैसे कोई एक चीज़ फेमस है तो ज़्यादा लोग वही प्रेफर करते हैं, उसी टाइप से बॉलीवुड म्यूज़िक हर जगह पे पहुंचा है, मतलब इंडिया भी नहीं, इंडिया से बाहर बॉलीवुड म्यूज़िक को मतलब बड़ी अहमियत दी गई है, प्यार करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो उस हिसाब से वो ज़्यादा फेमस है।
बहरहाल बातें तो होती रहेंगी अमृता जी। जब आपने जिक्र किया कि पहली मर्तबा जो गाना आपको लुभाया या फिर आपने पसंद किया, तुम मिले दिल खिले, वो गाना ज़रूर आप ऑडियंस के लिए गुनगुनाएं। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई अशार जो आपके दिल के करीब हो, वो अगर आप सुनाना चाहते हैं तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं। जोनेलिया की एक शायरी है कि है मेरी आरज़ू कि मेरे सिवा तुझे हर शायर से वहशत हो, किस तरह तुम्हें छोड़ दूँ जाना, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो ख़ुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि शानूर उस चुंगल में फंसे हुए हैं। थे तो योर मदर लव्स यू मोर देन एनीवन, योर फादर लव्स यू मोर देन एनीवन। आई हैव अ ब्रदर, बड़े भाई हैं, ही इज़ लाइक अ फादर टू मी, बहुत सपोर्टिव है। मैं जब देखा ये पढ़ना भारी है, पढ़ाना है गलत, तो फिर उसके बाद मैं विटामिन एम की तलाश में निकला, मनी। आई स्टार्टेड वर्किंग, ऑफ कोर्स सपोर्ट करने के लिए। शायरी से पेट नहीं भरता, मोहब्बत करने से नहीं, जिन जो है वो उससे रहो, फिर आप काम पे ध्यान दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि ज़िम्मेदार बनो, काबिल बनो। आपको माँ बाप देखो 12 साल 20 साल कैसा परवरिश करे, हर चीज़ की ज़रूरत जो है ना पूरी करे, तो अब आपका वक्त है कि उनकी छोटी छोटी खुशियाँ ख्वाहिशें पूरी करो। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें कुछ काबिल बनाए, अच्छे सीधे रास्ते पे देखो कैसा कर सकते क्या है, सब्र करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प एवरीवन इंशाल्लाह। सो पास्ट इज़ पास्ट। नहीं, लेकिन एक बात है शानूर साहब, सवाल वहीं जा रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मोहब्बत का गम जी। आंसू बहाने से कम नहीं होता। नहीं होता। मोहब्बत का गम आंसू बहाने से कम नहीं होता, जी। हजारों जुगनुओं से अंधेरा कम नहीं होता। नहीं होता। देखिए, अगर मोहब्बत आपकी अधूरी है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त गाना है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बिल्कुल सही। मैं अभी कोई पूछता मोहब्बत में कैसा था जीवन, इश्क, आशिकी, मोहब्बत, अफसाने, इश्क, मोहब्बत, आशिकी, अफसाने। वो आई थी ज़िंदगी में उर्दू सिखाने। हाय हाय हाय। पूछा हमने उनसे कि भुला दिया हमको कैसे, तो कहने लगी ऐसे ऐसे। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते कुछ लोग, तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर की तलाश करना ही नहीं, जिस जो है उसमें खुश रहना, जैसा है इन द नेम ऑफ अल्लाह स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। अगर अभी आज जो हो रहा है उसके हिसाब से देखिए, आप जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं, आप अपने आप को भी बदलो, आप समझो कि आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के इस दौर में कोई और कभी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आप खुद हो जो आपको बचा सकते हो किसी भी दौर से, अच्छे से बुरे से, अच्छी चीज़ हर चीज़ से, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, आप खुद हो जो आपको बचा सकते हो, आप खुद हो जो अपनी ज़िंदगी का हर पन्ना लिख रहे हो। तो आप खुद में भी एजुकेट हो, क्योंकि आप हर दिन देख रहे हो कि नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में जिससे आप अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकते हो, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो जिसके हिसाब से आप सोचो, अपनी पैनिकिंग ज़्यादा मत हो, यही कहूँगी मैं लड़कियों से ज़्यादातर, कि कोई भी सिचुएशन में आप ऐसे पैनिक मत हो जाओ कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए जैसे कि हर धर्म में यही कहा गया है कि एक औरत से बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं है।
कोई भी धर्म ले लीजिए, उसमें कहा गया है कि औरत से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो आप थोड़े सेकंड के लिए वो अपने आप को समझाइए कि आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, और आराम से आपकी लाइफ हो जाएगी। जितनी दिन आप डरोगे उतने ही दिन डराने वाले रहेंगे। आप जिस दिन आप सोच लोगे कि नहीं, मेरी किस्मत में ही लिख रही है, उस दिन समझिए आप सफलता की सीढ़ियों पे है। अच्छा, आप ये मानती हैं? हाँ, ज़रूर। इसके अलावा मतलब जरूर भाई, जब किस्मत की पूरी दास्तान मैं लिख रही हूँ, ये फुल स्टॉप कॉमा मारने वाले ना आए मेरे बीच में। ये जरूरी है। और गाना रिकॉर्ड करने के बाद में हमने ये सोचा ही नहीं था कि, बट मुझे बहुत अच्छा उसका ग्रूव जो था ना, जो उसका जो ग्रूव है, वो जो उसका एक लचक है गाने की, वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने घर पे आके भी ये बात कही थी, मैंने कहा यार वो गाना बड़ा ज़बरदस्त है, वो कमाल गाया है, कुछ होगा उस गाने का। लेकिन इतना बड़ा हिट होगा ये नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा वो गाना, ग्लोबली नंबर 1 वो गाना हुआ। और ऐसे तो मेरे सारे गानों को लोगों ने बहुत प्यार किया, लेकिन इस गाने को कुछ अलग ही लेवल का प्यार मिला। और ऐसी दीवानगी 3-4 महीने जो दीवानगी मैंने देखी है कि हर रील्स में, हर जगह कोई एनिमल नहीं छूटा, कोई वर्म नहीं छूटा, कोई एक्टर नहीं छूटा, कोई क्रिकेटर नहीं छूटा जिसने इस गाने पे रील ना बनाई हो। तो ऐसी दीवानगी मैंने पिछले कई सालों से देखी नहीं किसी गाने की। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा गाना मेरी ज़िंदगी में आया, और डीएसपी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना अच्छा गाना उन्होंने मुझे दिया। और एक और ख़ास बात थी, बिकॉज इस गाने के लिए 2-3 नाम और थे कि ना वो गाएंगे, 3 नामों में से डिसाइड करना था कि किसको गवाएं। तो डीएसपी ने कहा, जोर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गाना जावेद अली के लिए है। तो फिर ये गाना हुआ, इस तरह से रिकॉर्ड आपकी झोली में आ गया। बस देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो मैं चाहता हूँ वो झलक, तेरी झलक शर्फी। तेरी झलक शर्फी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी, श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। नाब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो। अकेले चले आओ जहाँ हो। आप कमर्शियल प्रमोशन करती हैं जी। तो आपका क्रिएशन कितना मुश्किल काम है, इस बारे में बताइए। कंटेंट क्रिएशन तो काफ़ी मुश्किल है। लोगों को दिखता कि बहुत आसानी से हो जाता, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे फैक्टर्स जाते हैं उसमें, जैसे कि एक तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका जो वीडियोग्राफी है बहुत क्लियर होनी चाहिए, एंड आप जो बोल रहे, दैट इज़ द वॉइस ओवर्स जो मैं करती हूँ, उसका स्क्रिप्ट आप सोचना, एंड आप जो चीज़ को प्रमोट कर रहे उस हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट बनना, एंड ऑडियंस को क्या पसंद है। सबसे पहली बात तो ऑडियंस पसंद करना चाहिए, अपने से ज़्यादा ऑडियंस का सोचना रहता। तो ऑडियंस को पसंद आता है या नहीं, दैट इज़ द बिग फैक्टर जो वीडियो बनाने में जाता। सही बात है जी। तो अच्छा, ये हमें बताइए लुबना के जिस वक्त भी आप कोई भी ब्रांड का जी जो वीडियो शूट करती हैं या फिर उनके मुताल्लिक जानकारी हासिल करती हैं, जी। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या बात पलती है कि भाई ये ब्रांड को किस तरीके से हम प्रमोट करें?
उनका जो मेन वर्क है, जो मेन फोकस है, जो भी रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, तो उन लोग का जो मेन चीज़ है जो वो लोग सर्व करते, मेन चीज़ सपोज कि बिरयानी है या एनीथिंग लाइक दैट, तो मेन जो फोकस है उस पे, ताकि लोगों को भी पता चले कि सो एंड सो प्लेस पे सो एंड सो चीज़ बहुत अच्छी मिलती। आपकी ब्लैक सिटी में मीडिया और हया दोनों का संगमेल है। जी, मैं ज़्यादातर वीडियो बुर्का पहन के ही बनाती हूँ। वो मेरा मेन वही चीज़ है। आप कैसे भी हो, लोग बोलने वाले बहुत होते हैं, ये क्या बुर्का पहन के कर रहे, लेकिन बुर्का पहन वो हमारा हिजाब है, हम हिजाब में रह के कुछ बेकार काम तो नहीं कर रहे, फालतूगिरी, ये सब फालतू बातें तो नहीं करते, लोगों तक कुछ मैसेज पहुंचाते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। उसका कोई गलत फ़ायदा हमने नहीं उठाया अभी तक, तो वो हमारा हिस्सा है, उसको हम पहन के ही करते हैं और जो भी करते सही करते मेरे हिसाब से। लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि बुर्का पहन के ये क्या कर रहे हैं आप, बहुत सवाल आ जाते हैं, लेकिन मेरा बोलना ये है कि बुर्का पहन के बहुत से लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते, तो आप लोग वहाँ क्यों आवाज़ नहीं उठाते? यहाँ पर हमको ही क्यों बोलने आ जाते हैं भाई? तो वैसे तो मैं इग्नोर करती हूँ जो कोई भी कमेंट करते हैं कि बुर्का पहन के ये क्या कर रहे हैं। मेरे को वो 4 लोग याद आ जाते हैं जो तारीफ़ करते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं उनको मैं भूल जाती हूँ। हमारे पास ये कप है जी जी और फिर ये चम्मच है, जी, तो इस पे कुछ अगर आप सुना दें तो बड़ा ही बेहतर होगा। ज़रूर ज़रूर आपको करके दिखाएंगे इसके ऊपर। देखो अब ये कप से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक पूरा गाना बन सकता है इससे। ये जो साउंड है, ये जो साउंड है ना, ये साउंड से पूरी म्यूजिक बना सकते हैं, बना मतलब सकते पूरी हैं। होल म्यूजिक गाना बना दे सकते हैं एक आप। तो अभी मैं करके दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल। ये सेम साउंड, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ना, अभी इससे कमाल दिखा दूँ। देखो ये जो साउंड है, सेम साउंड रिकॉर्ड हो गई, यहाँ पे रिकॉर्डेड है, सुनाई दे रही ना? तो ये सेम साउंड को उसके नोट्स मैं मैप कर दिया, एक लेयर बन गया। फिर उसके बाद में सेम इसको मैं 2 ऑक्टेव अप कर दिया इसके साथ साथ। ये दूसरा लेयर बन गया। फिर अब उसके साथ 3 ऑक्टेव डाउन बेस बनता, तो फिर उसके ऊपर अगर बीट ऐड हो गई, तो अब ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी बीट ऐड हो गई ना, तो कुछ ऐसा साउंड करेगा। नहीं मुझे के क्या करेगा तू बता, है 4 दिन की जिंदगानी, उससे कम तेरी जवानी, फालतू में तू मुझे क्यों घूरता बता, क्या हिसाब क्या किताब है तेरा बता, क्यों उबर रहा है तू दूध की तरह, जरा मुझे बता, जरा मुझे बता, जिंदगी अजीब है या हम अजीब, जिंदगी में बंदगी नहीं कि कोई है भिखारी, यहाँ कोई है खिलाड़ी, जिंदगी हो गए झाड़ी, कोई यहाँ जाहिल तो कोई होशियार, कोई है नादान यहाँ कोई फनकार, कोई है अमीर यहाँ कोई है गरीब, कोई बोला हिंदू तो कोई मुसलमान, मैं थक गया इन चीज़ों से होके परेशान। ये हमें ये बताइए कि आपको हैदराबादी लैंग्वेज पसंद है या बेंगलुरी? ऑफ कोर्स हैदराबादी। अच्छा। जी, लाइक वो अलग स्लैंग रहता है ना हैदराबादियों का, वर्ल्ड फेमस है लैंग्वेज। तो नहीं, obviously- बेंगलुरु वाले भी जो बातचीत करते हैं जी उसमें भी हैदराबाद वालों को काफी मजा आता है ना? जी, जी। हाँ, तो बहरहाल एक दूसरे की जो लैंग्वेज, बहरहाल आप हैदराबाद से जुड़ गई हैं, जी, तो हाँ। आपको हैदराबाद की लैंग्वेज भी पसंद आ गई है ना? और हैदराबाद वाले लोगों का इतना प्यार मिल के मुझे इतना सपोर्ट सब मिला, तो ऑब्वियसली सही बात है। जी। हाँ, चलिए अब जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने मॉडलिंग के बाद एक्टिंग की तरफ रुख किया, तो पहला जो यूट्यूब से जुड़ना या यूट्यूब चैनल से जुड़ना, जी। वो किस तरह हुआ? मैं एक ऑडिशन में गई थी मॉडलिंग के, तो वहाँ पे इम्मी और सलमान शूटर उन्होंने आके थे, तो मैंने उनको बोला कि लाइक मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट है, तो वहाँ से इम्मी ने मुझे बिग बॉस में एक कैरेक्टर दिया था, तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई।
एक बात है नंदिता जी कि आप लता जी को ज़्यादा सुनती हैं, फिर उन्हीं के गीत गुनगुनाती हैं। इसके अलावा भी जो आज हमारे बॉलीवुड में जो सिंगर्स हैं, उनमें आप सबसे ज़्यादा किस सिंगर को पसंद करती हैं? मुझे नेहा कक्कर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब नेहा उसकी कक्कर आवाज़ में एक नशा है, अच्छा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ। हम शुरू से लता जी, आशा जी, उसके बाद हमने कंचन जी को कंचन जी। सुना, फिर और इवन अलका याग्निक भी आई। अलका याग्निक जी भी आई, सलमा आगा को भी हमने सलमा। सुना, वो भी एक डिफरेंट। तो आप सलमा आगा को इमिटेट कर नहीं, सकते मैं हैं? इमिटेट नहीं करती हूँ, लेकिन उनके गाने अच्छे लगते हैं। हवा भी है। हाँ, निका। फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवा जवा। चलिए, नेहा कक्कर नेहा, मिले हो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मेरी, सदा दिल में रहना करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कविता कृष्णमूर्ति। ओ माय गॉड, वो मेरे लिए तो बिल्कुल। लता जी, आशा जी के बाद अगर इंस्पिरेशन अगर किसी अगर मैं मानती हूँ तो कविता जी। कृष्णमूर्ति। कविता कृष्णमूर्ति का एक गाना खामोशी फिल्म का मुझे हाँ। बहुत बहुत पसंद है। बिल्कुल। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की ये जुबान, है मेरी हमनशी, तू जहाँ मैं वहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। वो भी है, आज मैं ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। एक गाना और ये बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। बहुत अच्छी सिंगर है, क्या? बहुत बढ़िया सिंगर है। सही है, सही है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। कितनी सिंपल इंसान है मालूम वो। क्या बात, सही है, उनको बिल्कुल। देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इतना डाउन टू अर्थ है कविता कृष्णमूर्ति। जी बिल्कुल, मैंने भी एक शो में उनसे मुलाकात की थी। चलिए, अलका जी बची हुई हैं। अलका जी की वो एक गाना है ना बहुत अच्छा, तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला। आपके आने के बाद हम जो देखते हैं कि उसके बाद कोई कॉमेडियन इंडस्ट्री में टिक नहीं पाया, ऐसा क्यों? क्या उनके पास वो टैलेंट नहीं था, या वो शिद्दत नहीं थी, या एक्टिंग के वो गुण नहीं थे? आप क्या मानते हैं? क्योंकि आज भी जॉनी लियोर को ही कास्ट किया जाता है एज ए कॉमेडियन। क्या होता है ना, आपने एक बार आप बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद दाल रोटी कम खा, दाल रोटी में मज़ा नहीं आएगा आपको, तो मैंने बिरयानी खिला दिया है। अच्छा, वो पकौड़ा भजिया हुए नहीं यार, बिरयानी दो यार, थोड़ा चेंज के लिए खा लेंगे, लेकिन बिरयानी का है। सही है ना? सही बात है। तो बिरयानी मतलब क्या है, हमने वैरायटी दी है। महमूद साहब ने जो दिया हमारे लिए, क्या रखे थे वो, सब कुछ को कर दिया उन्होंने। हाँ, सही बात। हमारे लिए कुछ था ही नहीं। आज भी महमूद साहब को देखो, वो क्या नहीं है, सरदार बने, बंगाली बने, ये बने वो बने। मैं भी आके बना, लेकिन उससे कुछ अलग दिया मैंने, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको।
फिर जनरेशन बदलती है ना, लोग अलग, तो उनका अब वो वैरायटी की आदत पड़ गई लोगों को। अब जो भी कॉमेडियन आएगा वो एक्सपेक्ट करते हैं ये भी ऐसा कुछ करे, अलग करे, तो वेरिएशन चाहिए, वैरायटी चाहिए। सही बात। तो ऐसा वैरायटी देने वाला कोई आएगा तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो फतेह अली खान साहब कबाब बेच रहे हैं, मैं कबाब लेके आया लो खाओ जी, शामी कबाब है सीख कबाब है, शामी कबाब है सीख कबाब है, बोटी कबाब है चबाओ जी, मैं कबाब लेके आया लो खाओ जी, अरे पानी लेके दे रे, अबे खुले पैसे दे, मैं कबाब लेके आया लो खाओ जी, मेरे कबाब का सानी नहीं है, पानी ना मांगो यहाँ पानी नहीं है, पास में नल है पियाओ जी, मैं कबाब लेके आया लो खाओ जी, मैं कबाब लेके आया, प्यार से मांगो जान भी दूंगा, पर ये कबाब उधार न दूंगा, देख रहा हूँ मत चुराओ जी, मैं कबाब लेके आया लो खाओ जी, लेके 1% हमें टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, 2% हमारा लक काम आता है, 22% टीम वर्क, 77% कभी हार नहीं मानना। ये एक सीख है कि हमारा लक बहुत कम काम आता है, 1%, 2% टैलेंट हो गया इंसान के पास, 22% ग्रुप वर्क, टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है 77%, कभी हार नहीं मानना, काम करते रहिए, एक वक्त आएगा आप वो मुकाम तक पहुंच जाएंगे। ठोकरों के बाद लोगों के ताने, लोगों के बैड कमेंट्स, जो एंटी हेटर्स है उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप ये आजमा के तो देखो, ये करके तो देखो, आप ज़रूर कामयाब होंगे। कभी हार नहीं मानना, तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मगर आप लोग एंटी फॉलोअर्स जो बुरे कमेंट्स करते हैं वो लोग ज़रूर हार मान जाएंगे, मेरी ये कोशिश है। तो वो सीन था शाहरुख खान वाला, तो हमारे एक टीचर को बहुत पसंद आ गया था। वो बोले ये तो पूरी शाहरुख की कॉपी कर रहा है। मैं बोला सर कैसे कर? अरे कहाँ से निकाल रहे आप आवाज़? मेरे गले से निकाल रहा हूँ आवाज़। तो सुना है मैं डायलॉग मार के, किरण एक बार मेरे प्यार की खातिर दरवाजा खोलो, एक बार ये साड़ी पहनो, देखो बरसों की याद के बाद भी मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती है। दरवाजा खोलो, सुनील बड़ा कम वक्त है वो। हाँ किरण, औरत का समय निकलते जा रहा है। पहली बार देख रही हो ना, शर्मा रही होगी, पगली हो। किरण तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। हाँ आई लव यू किरण। शाइनिंग स्टार, हाँ मुझे जानी भाई ने यहाँ बुलाया, सियासत के मैं पेज पे मैं आया, सितारा ये चैनल पे रैप में बनाया। छोटी सी उम्र में मैं बहुत ही कमाया, जितना नाम तूने नहीं उतना नाम में कमाया। बुराई को तो नहीं अच्छाई को फैलाया। हाँ जानी भाई ने मुझे देख के मुस्कुराया। जानी भाई मेरा रैप आपका समझ में क्या आया? हाँ हैदराबाद बोले तो खाने में, हैदराबाद बोले तो ताने में, हैदराबाद बोले तो सोने में, यही होना वो होना ये होना यही इनकी परेशानी। फिर लड़की से हुआ मुझे प्यार, सीधा मेरे दिल पे किया उसने वार। क्या सुनाओ जानी भाई इनकी कहानी, लड़कियों को देख के हो रही है परेशानी। पहला मशहूर है हैदराबाद, दूसरा चांद मीनार, तीसरा खाने में बिरयानी। मैं आया एक बन के कलाकार, लोगों को देख के हो रही परेशानी हैरानी, क्योंकि उम्र मेरी है 19, हो गया मैं बालिग, आने वाली मुझ पे अपनी घर की जिम्मेदारी। मेरी माँ कहती बेटा कुछ तो कमा, माँ तेरे लिए नाम मैं कमा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे पाला, बचपन से संभाला, लोगों ने नहीं पहला निवाला, मेरी माँ ने हाथ से खिलाया। मेरे पापा को मैं जो भी पूछा मेरे पापा ने वो दिलाया, क्योंकि मेरे माँ बाप है। मुझको अपने यहाँ पे फकर है, जो भी रह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मेरे माँ बाप है, इसलिए सब मैं वो कह रहा हूँ। जानी भाई बुराई पे नहीं अच्छाई पे चल रहा हूँ।
देखो जानी भाई मेरी कला इतनी खास है, पर मेरे अपनों को एतराज है। इनको क्या पता ये हैदराबाद है, सितारा चैनल और साथ में शाइनिंग स्टार है। जानी भाई आपके सामने यहाँ पे टेबल है, खुद के गाने में चलाता खुद का मेरा लेबल है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं आपका और सियासत न्यूज का जो मुझे बुलाया, आज आप हमारे पास है, यही तो खुशी की बात है। जानी भाई मेरे साथ बोलो, मकाम अपना हैदराबाद है। आपके हाथ में है कलम, साथ में है पेपर है, मैं एक आपके बाजू बैठा एक रैपर है। लोग मुझको बोल रहे इसमें आखिर क्या कला है। जानी भाई इनको बताऊं मैं ठहरी जगह बनाता, अकेले वन शॉट में शहर को हिलाता। हैदराबाद का नाम विदेश तक फैलाने का है। सोहेल, ये बताइए कि आपके जो फॉलोअर्स हैं जी, आपको जो फॉलो करते हैं, उसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की है या फिर मिडिल एज है या लेडीज़ की है? ज़्यादा मेल्स फीमेल्स सब है इसमें, मिडिल एज, ज़्यादा बच्चे, किड्स, मतलब बच्चे से समझो उसमें। ज़्यादा बच्चे आपको चाहते हैं? जी, बच्चे 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 बच्चियाँ ले, छोटे छोटे बच्चे। नहीं, कुछ बच्चियाँ भी आपको चाहते होंगे। बच्चियाँ भी चाहते हैं। हाँ, जी, किस तरह के वीडियो करने के लिए आपको कहते हैं? अगर आपको जब आप कोई फंक्शन अटेंड करते हैं या फिर आप कहीं रास्ते से गुजरते हैं तो बहुत सारे आपके फैंस मिलते हैं, तो उनका क्या इसरार होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है? उन लोग जाते रहते, देखते रहते, अरे देख नूर भाई की वीडियो में क्या है, नहीं नूर भाई की वीडियो रील्स बनाते रहता है, नहीं यूट्यूब के भी बोलते सारे लोग, अरे नूर भाई इसको डेक्शे में डाल के घोट दिए थे एक वीडियो में बोल के। बहुत सारे जनों से सुना मैं, बच्चों से, और उन लोग का सुन के बहुत खुशी होती, जैसा कि बोलते हैं ना, मतलब बहुत खुशी होती है उन लोग, मतलब इतना रेस्पॉन्स है बोल के। अभी आपके दिल में क्या ख्वाहिश है कि किस तरह के आप रोल करना चाहती हैं या आपको किस तरह के रोल पसंद है, उस बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ मेरे को अलग अलग ट्राई करना अच्छा लगता है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे अपने इतने सारे यूट्यूबर्स हैं अपने इंडस्ट्री में, सबका कुछ ना कुछ वो एक नया कैरेक्टर लेके आते हैं। जैसे रज़ाक है, रज़ाक का एक नया कैरेक्टर अभी आ रहा है, लड्डू। हाँ, वो गाँव का कैरेक्टर है, लैंग्वेज उसकी अलग है। शहबाज खान जाने जाते अपने नूर भाई के कैरेक्टर के लिए, है ना। शाहरुख अपने जो टीम के साथ जो मियाँ बीवी का है उनका, वो फेमस है। लेकिन ये लोगों का क्या है, ये अपना अपना अलग अलग ट्राई करते रहते हैं कैरेक्टर्स। लेडीज़ में जैसे अगर आप मुझे पूछो, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम लिखते नहीं हैं। तो आप जैसे मुझे कह रहे हो ना कि आप क्या करना चाहेंगी, अगर मैं करना भी चाहूँ मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है लेडी डॉन, एग्जाम्पल मेरे को करना है लेडी डॉन। अगर कोई मेरे लिए लिखेगा नहीं, अगर कोई मेरे को ऑफर देगा नहीं, तो मैं कैसे करूँगी? आप समझ रहे हो? नहीं, इस चैनल के जरिए तो आप बता सकती हैं ना। हाँ। आपकी ख्वाहिश जो है वो आप, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, मेरे को हर तरीके का कैरेक्टर ट्राई करना है। जैसे कि अभी दुबई का शेख होता है, राइट, तो उसी में उसका ऑपोजिट भी कुछ होता होगा ना, फीमेल में शेख नहीं होती है? शेख नहीं होती? क्या होता है फिर? शेख की बीवी क्या होती है? शेख की बीवी रहेगी भाई, शेखानी है। शेखानी है। चलो भाई, चलिए। हाँ, हाँ, तो शेख की बीवी का कैरेक्टर आप, शेख की बीवी हो गई, तो उसके लिए तो लैंग्वेज सीखनी होगी। तो हाँ, तो मैं लैंग्वेज थोड़ा बोल के बताइए, क्या जाता तुम, क्या करता तुम? देखिए, हाँ, नहीं, मैं जो ये शेख है, हाँ शेख ही है, तो इनका मैं कभी कभी ऐसे मिमिक करती हूँ। हाँ, बताइए। तो शेखानी का नहीं पता है, वो भी सेम ही बात करते होंगे। ओके, हाँ। हाँ, तो सयाला हबीबी तुम क्या करती, तुम अकेले जाती, हम तुम्हारे साथ आती, हम तुम्हारे घर को आती मगर हम हमारे ऊँट में आती, हम तुम्हारे कार में नहीं आती, हम दुबई से आती तो हम ऊँट में आती, हम हमारे ऊँट को पार्क करती, तुम्हारे घर में जगह नहीं होती, या अल्लाह हबीबी हम तुम्हारे घर को नहीं आती, तुम्हारे घर में पार्क करने की जगह नहीं होती। बस बस मेरे को ऐसे नए नए लैंग्वेजेस, कैरेक्टर्स, बहुत ऐसे एक्सेंट। अभी आप मेरे को बोलोगे जैसे कि कोई एक ऐसे तेलुगु डायरेक्टर्स या ऐसे कुछ होते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है, एक्सेंट है अलग अलग, मेरे को अच्छा लगता है। और मैं जब प्ले करूँ और लोग तारीफ करें एज एन आर्टिस्ट, आपको भी मालूम है जब वाहवाही होती है तो किसको नहीं पसंद आएगा। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे को अलग अलग कैरेक्टर्स ऑफर करें। वेला हबीबी आता जाता कभी भी। हाँ, नहीं, और मैंने एक रील भी बनाया था इंस्टा पे जो बहुत वायरल हुआ, मेरी आवाज़ नहीं थी बट मैंने वो किया था। उसमें ऐसा था कि वाला हबीबी हम नहीं सुधरेगा कभी भी। तो ये सब हाँ छोटे मोटे चीज़ें अच्छे लगते हैं।
तो हाँ, आई एम ओपन फॉर एनी कैरेक्टर, बस उसमें स्कोप होना चाहिए कि मैं अपनी एक्टिंग दिखा सकूं, तो मैं करूंगी। अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका मित्र अमिताभ बचपन सीधे केबी जानी के साथ। हाय धर्मेंद्र। माँ कसम दोस्तों, शायद आप जानते नहीं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है। मैं रोज 10-10 पराठे खाता हूँ और बसंती को भी खिलाता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, चली खाक बजे का राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उससे केबी जानी कहते हैं। राजकुमार। जानी, हम राजकुमार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आज कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ आपको हंसाएंगे और गुदगुदाएंगे जानी। संजीव कुमार। वही भी सुन गए, मैंने गब्बर का गला दबा दिया, इसलिए मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मैं अपने हाथ धोना चाहता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती। आए, किसी महान आदमी ने कहा है कि डिस्को डांस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केबी जानी के साथ आपको हंसाना है, कोई शक? जीवन। पानी कहाँ है, पानी कहाँ है? मुझे तुमसे बात करने के बाद अब पानी की प्यास लग रही है। शक्ति कपूर। आओ टाके टेके ललिता डार्लिंग, तुम और मैं मिलकर केबी जानी के साथ टाके टेके करेंगे, आओ। असरानी। अंग्रेजों के जमाने के जेलर, मेरा नाम है असरानी, केबी जानी, दोनों मिलकर मचा देंगे धूम। जगदीप। अरे खम्बा उखाड़ के, अरे घूंसा लगा के, अरे मेरा भी नाम सुरमा भोपाली है, ऐसे नहीं? कैस्टो मुखर्जी। रे मैंने शराब पीना छोड़ दिया रे, सिर्फ एक गिलास दूध पीता हूँ, लेकिन साला दूध में भी शराब का मजा आता है। ये नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा है, कलम वाली बाई ने भी कहा कि केबी जानी का शो बहुत अच्छा है। दिलीप कुमार। अरे भाई, ये जो प्रोग्राम आता है हैदराबादी सितारे, बड़ा ही कमाल का है भाई। शाहरुख खान। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अमरीश पुरी। अरे भाई, मैं तो समझता था कि तुमसे कभी मुलाकात होगी ही नहीं, लेकिन तुम्हारे शो ने ये कमाल कर दिखाया है। ऐसी शख्सियत से मिलकर तो दिल से एक ही आवाज आती है, मोगैम्बो, खुश हुआ। आपको जो आइडेंटिटी मिली वो फिल्म खुदा गवाह के उस रोल से मिली जो अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया था, लोगों में एक पहचान बनी, उसके बाद जो हालात बने उस बारे में बताइए। देखिए, ये जो खुदा गवाह बन रही थी उसमें पहले जो रोल मैंने किया, उस मेरी जगह पहले थे चरण राज, जो साउथ के विलेन हैं, प्रतिघात में भी मेरे विलेन थे वो, और संजय दत्त भी थे दूसरे रोल में। तो कुछ कास्टिंग चेंज हुई, ये लोग सब जो शूट किया था वो उससे मुकुल एहसानंद उस फिल्म के डायरेक्टर थे, मनोज देसाई और नज़ीर भाई उसके प्रोड्यूसर थे। तो जो उन्होंने रशस देखे उनको मज़ा नहीं आया कि यार वो किरण कुमार का जो भाई जो हबीबुल्ला का रोल कर रहा वो मज़ा नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने बहुत लोगों को सर्च किया उस ज़माने में। अच्छा, चाहिए भी था उस कैरेक्टर के लिए बड़ा हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, खूबसूरत और दिखना चाहिए वो पठान। तो फिर मैंने 1-2-3 फिल्में की थी, मैं उनके कांटेक्ट में भी था, ट्रायल शो चल रहे थे। इत्तेफाक से मैं प्रोड्यूसर के अपने मनोज जी के पास गया और मैंने कहा कि सुना है कि कुछ चेंजेस आ रहा है, तो देखिए मैं हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट भी है और मुझे पता था कि इसकी शूटिंग जो है अफ़गानिस्तान में होगी। तो बड़े खुश हो गए, बोले अरे यार मुझे तो आपके बारे में सोचा ही नहीं था मैंने। तो उन्होंने फिर मैं मुकुल आनंद जी से कहा, फिर मिलवाया मुझे, बच्चन साहब के साथ तूफ़ान कर ही चुका था, वो नाम से जानते थे चूँकि मैं उनको अपनी सारी कहानी बता चुका था। तो फिर हुआ ये कि हम कास्ट हो गए और हम फिर अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हुए। उस ज़माने में डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान हयात
थे, उन्होंने सारा जो है हर तरह से हम लोगों का सपोर्ट हुआ शूटिंग पे। मेरा जो कैरेक्टर था वो जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो बीच चौराहे पे जो वो जो डायलॉग्स वालों हैं कि वाह खान वाह, क्या मैंने मौत को शिकस्त दी है तुम्हें बचाकर, अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। तो ये जो डायलॉग वालोग का सीक्वेंस था ये बड़ा खूबसूरत वहाँ पे उस जगह पे शूटिंग हुई। और ये जब पिक्चर कंप्लीट हुई और ये जो फिल्म, चूँकि बच्चन साहब का 5 साल के बाद कम बैक था, तो ये फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई, इसके सारे गाने, मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल, तो ये सारा मामला जो था ऐसा जम गया कि फिर मुझे काम मिलना आसान हो गया। लेकिन आसान तो हुआ, लेकिन एक छाप लग गई कि कोई भी बुलाए, चाहे वो फिर सरफरोश में मुझे काम मिला या कोहराम में, मातुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, अरबाज के बड़े भाई बने, 150 से 200 फिल्मों में मैंने एज ए विलन काम किया, क्रांति, बॉबी देओल के सामने ये बने विलेन का रोल। और लेकिन सब एक टाइप्ड हो गया मामला कि जो भी ऑफ़र है वो नेगेटिव, कोई भी ये नहीं कहे कि आपको मैं हीरो लेना चाहता हूँ। जब आपने गुलाम अली साहब को पहली मर्तबा सुना जी, तो वो कौन सी गज़ल रही होगी जी जो आपने गज़ल गायकी की तरफ ही रुख कर लिया? बिल्कुल, गुलाम अली खान साहब का नाम लेते हैं तो उनकी एक सबसे पॉपुलर गज़ल वो मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने पहली बार सुनी थी। चुपके रात दिन आंसू बहाना चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। क्या बात है। अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। एक ऐसे शख्स को ऐ दोस्त तूने खोया है, जो तेरे साथ है साथ तेरे साथ रोया है। गज़ल है तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती। कोरोना जैसी वबा ने जी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, जी कितने लोग बेरोज़गार हुए जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि इस वबा को चैलेंज के तौर पर लिया।
जी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है ना? जी। हमारे नाजरीन को बताइए कि किस तरह आपने इस मुश्किल वक्त में जद्दोजहद की या स्ट्रगल किया, उस बारे में आप ज़रूर बताइए। जी, आपने जैसे बोला बहुत ही मुश्किल वक्त था सभी के लिए, सब लोग बहुत परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उतनी तकलीफ़ देखनी नहीं पड़ी अल्लाह के करम से, बट मैंने इस टाइम को एज अ चैलेंज लिया। मैंने फ़िटनेस में अपनी चीज़ें स्टार्ट करी, मैंने बहुत उसमें अचीव भी किया। उस वक्त फ़िटनेस के हिसाब से मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिले थे, मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी आए थे डीकैथलॉन और दूसरे कंपनीज से। मुझे एल्बम सॉन्ग्स आए थे, मुझे वेब सीरीज़ के रिक्वेस्ट्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे फ़िटनेस में जाने के बाद मिली। तो मुझे रियलाइज़ हुआ जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो कोरोना आने दीजिए या जाने दीजिए। तो घर पे बैठे बैठे कभी कुछ नहीं मिलेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और 1 साल में अपनी जगह बनाई है हैदराबाद में, जहाँ पे थोड़े से लोग, थोड़े से ही बट मुझे जानते हैं। उसको हमारे हारमोनिका कम्युनिटी में बोलते हैं कि हारमोनिका एंथम। अच्छा, इसको हारमोनिका एंथम बोलते हैं। फिल्म शोले में माउथ आर्गन का जो एक पीस जो अमिताभ बच्चन ने बजाया था, उसको जो यूज़ किया था आर.डी. बर्मन जी ने, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो धुन आप ज़रूर सुनाएं। वो माउथ आर्गन का पीस ज़रूर बताएं हमारे नाज़रीन के लिए। भाईजान का मैंने ब्रह्मचारी में एक डांस किया, हम काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिर भाईजान के साथ एक फिल्म की मैंने, जौहर महमूद इन हांगकांग जी, उसमें भी उन्हीं का डांस किया। महबूबा महबूबा बना ले मुझे दूल्हा, जला दे मेरा चूल्हा। उसके बाद आप बता दीजिए मैंने भाईजान का क्या किया। ये भाईजान मुझे डेली बुलाते थे या हफ्ते में 2 बार बुलाते थे, बोले ऐसा कर, यहाँ गैप दिया कर, यहाँ ये किया कर, वो कर, तू अच्छा कर रहा है, तो अपने हिसाब में रहे, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो जानी भाई मैं 2 फिल्मों से बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ। और उसके बाद भाईजान ने मुझे कभी ये नहीं बोला तू मेरा ये आइटम किया कर, क्या देख तेरे को बहुत, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपकी खुद की आइडेंटिटी बन चुकी थी। इसलिए बन गई कि मुझ में कुछ काबिलियत नहीं, बिल्कुल काबिलियत तो थी। नहीं, जो भी है वो एलिमेंट्स कहते हैं जिसे, वो लोगों ने परखे होंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे लिए रोल लिखे जाते थे, इसका मतलब है कि मैं कैपेबल हूँ, तभी तो ये बात हो रही ना।
बिल्कुल। तो ये आज समझ में आ रही है बात, बचपन में तो नहीं आती थी हमें। सही मैं सही बताऊँ, ये कि सब काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हीरोइन भी वैसी है, हीरो भी वैसा है, डायरेक्टर भी वैसा, हम भी वैसे है, कि माहौल इतना प्यारा था। सही बात। तो जैसे ईगो की बात की, कोई ईगो ट्रिप पे नहीं था साहब, सब बढ़िया काम के लिए है, काम करेंगे। तो मैंने बहुत सी फिल्मों में लड़की बन के भी डांस किया, पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। आप देखिए, एक 2 रास्ते फिल्म देखिए, मैंने गाना किया, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। तो आपको माशाल्लाह मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मुंह से नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने। जो लोग आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे जलते हैं जी, तो वो लोग अगर ये वीडियोस देखते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा, आप बताइए। गाली बकते हैं, गाली बकते हैं, तोबा तोबा, क्या बच्चियां निकल गए। नहीं, 2 चिपड़ियां बोलते हैं। 2 चिपड़ियां, बच्चियां निकल गए, होली पट्टी, क्या क्या की बोल लेते हैं वैसे। इतना फ्रस्ट्रेशन निकालते, मैं समझती हूँ कि वो लोग घर का फ्रस्ट्रेशन आके यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा। और हम लोग ना उनको इतनी मोहब्बती से और इतनी प्यार से ऐसे हंस के जवाब देते हैं, हम ब्लॉक नहीं करते उनको, डिलीट भी नहीं करते उनका कमेंट, बस उनको नीचे करते कि हाँ 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 बोल के हंस के कमेंट कर देते। वो बेवकूफ लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं ना उससे हमें कंटेंट मिल रहा है, तो वो जो बोलते हैं ना हम वही फिर नेक्स्ट वीडियो में बोल देते हैं अपने कि लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा बोलते हैं, तो वैसे ही तो कंटेंट मिलता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको कंटेंट देने के लिए जी। और उनका गुस्सा निकालने के लिए जी। इस तरह का कमेंट तो नहीं कर रहे हैं? लोग बोल नहीं सकते, शायद उनको हमारा ये रूप पसंद आ रहा होगा, हो सकता है। नहीं, हर हो किसी सकता के है 2 ना। चेहरे होते हैं। देखिए, एक बात है कि जो आदमी सक्सेस नहीं होता, जो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, वो लोग बैड कमेंट्स करके ही मुतमईन हो जाते हैं अपने आप कि भाई चलो हमने इनको ट्रोल किया, इनको बैड कमेंट किया, अगर ये हर्ट हो गए तो चलो बदला हो गया, है ना। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि इतने बैड कमेंट्स करने की वजह से हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोग ये सोशल मीडिया पे जब आए थे तो हम लोग ये सब सोच के आए थे कि देखो लोगों की मोहब्बत के साथ नफरत भी सहनी पड़ेगी, ये सोच के हम लोग आए थे। तो हम लोग दिमागी से बहुत रेडी होके आए थे कि हम लोग को ये करना है, और हमको अगर 10 कमेंट बैड मिलते हैं तो 500 कमेंट अच्छे भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हम लोग रिसेंटली मीटअप रखे थे मेरे एग्जीबिशन में, तो वहाँ पे इतने लोग आए थे माशाल्लाह मिलने के लिए, इतने लोग आए थे और इतने लोग तारीफ कर रहे थे कि हम लोग सोचे कि वो 10 लोग कहीं की गए और ये 500,000 लोग कहीं की गए। और इनका ये हम लोगों ने ये बात भी डिसाइड कर लिया था पेज बनाने से पहले ही कि देखो लोग होंगे जो हम लोग की दोस्ती में भी दरार डालने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, ताकि हम लोग को थोड़ा जेलस फील, लड़कियां होता है ना एक दूसरे से जेलसी रहती है, लेकिन वो चीज को हमने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ हम अपने बीच में आने नहीं देंगे। और अल्लाह के फजल से माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग का जो ये जोड़ है ना बहुत मजबूत सब पे भारी है, सब पे भारी है, किसी के कुछ भी बोलने से नहीं टूटता है, नहीं टूटता है बिल्कुल। मैं एक गाना है जो हमेशा वैसे स्टेज पर भी इसी गाने से मैं अक्सर प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, और मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना है, और राज कपूर साहब की बहुत खूबसूरत वो अदाकारी थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तन्हा बैठकर तुमको परदेश में याद करेंगे, तन्हा बैठकर तुमको परदेश में याद करेंगे,
तुम्हारी यादों के संग हम भी ईद मनाएंगे। नाजरीन, ईद उल फितर का ये खूबसूरत त्यौहार अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ और मसरतें लेकर आता है। ईद की खुशियाँ अपने सभी भाइयों के साथ बांटें ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सके। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। हिंदुस्तान के कोने कोने से अदाकारी या फिर यूं कहिए कि अपनी किस्मत आजमाई के लिए लोग बम्बई का रुख करते हैं और सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो बिखर रहे हैं फनकार, आर्टिस्ट। ऐसा क्यों? बहुत बड़ी बात कही आपने। सबसे पहली बात तो ये कि हर एक इंसान को समुंदर में तैरना चाहिए। आप समझे बात को? बम्बई जो है वो एक बहुत ही वो समुंदर है और हर एक इंसान को समुद्र में आना है। और जब शाम को समुद्र जो है अपनी गंदगी बाहर फेंक देता है, अनवांटेड। ये थ्योरी है जिंदगी की, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई भी काम ले लीजिए। सबसे पहले बम्बई जो है वो सरजमीन जो है मेरी, वो सबको खाना देती है, हर एक को इनवाइट करती है, लेकिन छत किसी को नहीं देती। जो बम्बई में जिसकी छत होगी वो बादशाह वर्ल्ड का, जिसने बम्बई में कमा लिया उसने दुनिया को राज कर लिया। आपके कैरियर में वो कौन सा यादगार शो रहा होगा जिसको आप इस प्रोग्राम के ज़रिए या इस शो के ज़रिए याद करना चाहती हैं? एक्चुअली ऐसे 2 मोमेंट्स हैं मेरे करियर में जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सबसे पहला मोमेंट ये है कि जब मैंने एक बार शो होस्ट किया था और मैं स्टूडियो में बैठी हुई थी, तभी सिक्योरिटी भैया का बाहर से फ़ोन आया कि आपसे कोई मिलने आए हैं। मैंने कहा अच्छा, कौन मिलने आए हैं? कोई लिसनर हैं आपके? तो मैं गई। ये कुछ एक ही लिसनर था जो अंधा था, अच्छा, ब्लाइंड था, क्या वो बात? देख नहीं सकता था और वो करीम नगर से आया था मेरे से मिलने। क्या बात? बस में बैठ के करीम नगर से वो सिर्फ मेरे से मिलने आया था अकेले, पता नहीं कैसे वो आया मेरे से मिलने। और वो इतने प्यार से बैठा मेरे साथ। उसको मैंने खाना खिलाया, उसने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया। उसको इतना प्यार था और वो प्यार मुझे फील हो रहा था, वरना आजकल किसके पास टाइम है कोई करीम नगर से मिलने आया आपसे? बिल्कुल सही बात। मैं एबिट से अलवाल जाने के लिए इतना सोचती हूँ। मेरा ऑफिस अलवाल टू बंजारा हिल्स ही मेरे को चक्कर आने लगते। कोई सही बात करीम है। नगर से आ रहा है तो वो एक इंसिडेंट था जहाँ मैं सबसे ज़्यादा मूव हुई थी। वो अपनी घर से सिवैयाँ बनवा के लाया था क्या बात? और मेरे लिए एक वॉच भी लाया था वो खरीद के, मुझे याद क्या है। मैंने उससे पूछा भी ये कौन से ब्रांड की वॉच है, क्योंकि मैं जानना चाहती थी क्या उसको पता भी है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। सही बात है। तो वो बोलता मैडम मेरे को वो तो नहीं पता, लेकिन ये वॉच छूने में बहुत स्ट्रांग लग रही थी, ओहो क्या तो बात? इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया। तो ये एक मोमेंट मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल था। और दूसरा मोमेंट मेरे लिए सबसे स्पेशल तब था जब मैंने सलमान खान का इंटरव्यू किया था। अच्छा। और सलमान खान का इंटरव्यू जब मैंने किया था तो मुझे याद है कि मैं जैसे पहुंची उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो मैंने उनसे बोला कि हाय सलमान जी, मैं आरजे आयुषी। हाँ। लाइक अरे आपको तो हम जानते हैं। अरे वाह। मेरे को लगा बस आयुषी बेहोश हो जा यहीं पे बस गिर जा। सलमान खान नोज यू। बिल्कुल। हाँ। तो इज लाइक अरे आपको तो हम जानते हैं। तो मैंने पूछा आप कैसे जानते हैं? हाँ। इज लाइक हमारी पीआर टीम ने बताया था आपके बारे में कि आप काफी रिनाउंड आरजे हैं हैदराबाद की, क्या बात? और आप इंटरव्यू लेने आ रही हो। मैंने कहा वाह, क्या बस बात? लाइफ में अब कुछ नहीं चाहिए। सलमान ने बोल दिया ना, अब कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स सिर्फ बीवी को ही दोषी या गुस्से वाली या मुतशक्की बीवी ही, ये जो भी बताना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर का कसूर है या फिर आप लोग बोल के ये स्क्रिप्ट तैयार करवाते हैं?
एक्चुअली जब लव मैरिज होती है ना, तो लव मैरिज में ऐसा होता है कि लड़के की नहीं चलती, यहाँ पर बीवियों की चलती है। तो उसके रिलेटेड हम ये प्लान कर आगे बढ़ते हैं। जब अगर लड़के को ऑपोजिट में वैसा बता दिया जाए तो पब्लिक को उतना पसंद नहीं आता। अरे ये तो लड़के कॉमन करते ही हैं, ऐसे जब उनकी अरेंज मैरिज होती है तो ये सब हर घर में होता है, ये सोच के लोग थोड़ा अवॉइड करने लगते हैं। जब बीवी के नखरे शुरू होते हैं, जब हस्बैंड बीवी के नखरे झेलते हैं तो काफ़ी घर की औरतों को पसंद आता है। बस हमारा ये प्लान होता है कि हम कोई मैसेज दें और पब्लिक को हंसाए, तो बस इसी के सिलसिले में हमने स्टार्ट किया है ये। एक एपिसोड में थोड़े चेंजेस, इमोशन में चेंजेस ला रहे हैं हम लोग। हम पहले बीवी थोड़े गुस्से वाले बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट में उनके चेंजेस बता रहे हैं, उन्होंने कैसा मतलब हस्बैंड पे एक रियलाइजेशन होती है उनको, उसके हिसाब से उन्होंने फिर डाउन होते, फिर हस्बैंड का एकदम बढ़ जाता। ऐसा इमोशंस के साथ हम लोग थोड़ा अप डाउन कर रहे हैं, समझिए। ऐसा नहीं है पूरा एक का इस डोमिनेशन, ऐसा नहीं है, ला रहे हैं इसमें और थोड़ा मसाला नमक ये सब डालते हुए हम लोग ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत सारे इवेंट्स भी करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शूटिंग की डेट और साथ में इवेंट, आप वो किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि आप रेगुलर बिजी होते हैं, बड़ी मुश्किलों से टाइम दे पाते हैं। जिस तरह हमें भी आपसे टाइम लेते लेते इतना वक्त गुजर गया है। एक बात ये है, आप बता रहे थे कि फिल्म या ये मैं ज़्यादा तवज्जो या इंटरेस्ट जो है मैं फिल्म के लिए देता हूँ साहब। अच्छा। गाने के लिए ऐसा है, किसी को मैनेज करके बोलता हूँ कि भाई आप चले जाओ, मैं शूटिंग करके आ जाता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। लेकिन गाने का तो चलते रहेगा साहब। काम अगर फिल्म का अगर मेरे से मिस होगा तो फिर काम नहीं मिलता। उस पर ज़्यादा मेरा फोकस एक्टिंग पे। जैसे आप बता रहे हैं कि फिल्म करेंगे या आप गीत गाएंगे, पहले दोनों एक साथ आ गए, तो मैं किसी को वहाँ पे एडजस्ट करके 1-2-4 घंटे के लिए शाम में फिर मैं पहुँच जाऊँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गायकी से ज़्यादा एक्टिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। एक्टिंग नहीं मिलती साहब, क्योंकि एक बार शूटिंग में अगर आप मिस हो गए तो शूटिंग में तो कोई भी आ जाता। गायकी का किसी को एडजस्ट करके भी जा सकते हैं या कुछ तो भी बहाना भी बना दे सकते हैं। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। एडवांस कोर्स करने से कितना एडवांटेज मिलता है? जी हाँ, एडवांटेज ये मिलता है क्योंकि आपको बेसिक में जस्ट स्टार्टिंग नॉलेज मिलेगी आपको, लाइक कैसा करना है, स्किन टेक्सचर उतना डीपली नहीं मिलता है। जैसे अगर एडवांस में जाएंगे, एडवांस भी रहता है, पीजी भी रहता है उसमें। अच्छा। तो पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉस्मेटोलॉजी बोलते हैं, तो वो भी रहता है। तो मैंने एडवांस किया कॉस्मेटोलॉजी, तो उसमें हम लोग को ये बताते कि स्किन का प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ स्किन रहते हैं। ऐसे देखे तो इतना डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, तो टाइप ऑफ स्किन रहेगा, हेयर का भी रहेगा उसमें, एंड कौन से टाइप में कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा, कंसील यूज़ करना पड़ेगा, स्किन टाइप्स रहते हैं, काफ़ी चीज़ रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको मोस्टली इंटरेस्ट है इस चीज़ में आगे बढ़ने का, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बहुत चल गया मेकअप आर्टिस्ट के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, चलो लॉकडाउन आने के बाद से सब लोग मेकअप सीखना स्टार्ट हो गया है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो करेक्ट वे में नहीं है। अच्छा। करेक्ट वे में अगर आप एडवांस कोर्स या पीजी कोर्स उसमें डेप्थ तक जाओगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। न्यू टेक्निक्स रहेगा आपको उसमें, और देखा गया तो अभी न्यू प्रोडक्ट्स भी है
तो उसकी नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। 4 लाइन सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल। टूटे क्यों सपने मेरे, रूठे क्यों अपने मेरे, तू है वजह, तू है वजह, पोछूं मैं आंसू मेरे, भूलूं मैं यादा तेरे, तेरी सजा, तेरी सजा जब हो जाती है तू मुझसे दूर, क्यों हो जाता हूँ मैं मजबूर, जब हो जाती है तू मुझसे दूर, क्यों हो जाता हूँ मैं मजबूर, इस दर्द की दिल लगी से, इस बेखुदी बंदगी से, जल रहा मैं जिंदगी से, हो जाऊंगा मैं दूर, भुला दूंगा तुझे, वादा रहा मेरा, भुला दूंगा तुझे दिल से जरूर, भुला दूंगा तुझे, वादा रहा मेरा, भुला दूंगा तुझे दिल से जरूर। मैं चाहता हूं कि आतिफ असलम का वो गीत जरूर गुनगुनाएं, पहली नजर में कैसा जादू। आतिफ असलम फिर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका टैलेंट है वो। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, मेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, baby I love you। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ YouTube पे फुप्पू में इतनी जो डेंजर जो मेरे को बताया जा रहा, सिर्फ उसी में हूँ मैं, वो भी मेरे को रोल दिए बोल के मैं उसमें हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं किसी के बातों में नहीं आती। मैं सिर्फ अपने और अपने घर वालों की सुनती हूँ, जैसा वो लोग बोलते हैं मैं वैसे ही सुनती हूँ। मैं मेहमान गई, मेहमान तो अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोग मैसेज ये बताना चाह रहे पब्लिक को कि भाई मेहमान बुरा नहीं होता। कई लेडीज़ ऐसे होते कि कच्चे कानों के होते, अब कोई बोल दिए, बाजुक वाले या अपने आजुक वाले कोई भी रहने दो, अगर बोल दिए अरे ऐसा है, तो वही चीज़ को वो लोग फॉलो करते, वही चीज़ को लेके चलते। ये सिर्फ जो समा फजूल है। यूट्यूब पे जो भी जितने भी चैनल आते उसमें बहुत कुछ बताता, लेकिन सिर्फ वो लोग अपने रोल के लिए करते, बाकी का वो लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहते। जैसा मैं भी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहती हूँ, मैं किसी के बातों में नहीं आती हूँ। मैं पब्लिक को भी यही बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग भी किसी के बातों में मत आइए, अपने घर पे अपने आप पे आप भरोसा करिए। किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। कोई बोल भी दिया जी अच्छी बात है, हाँ ठीक है बेशक, बस इतना ही आप बोल दिए, क्योंकि आगे वाला भी आपको अच्छे कैसे बोला बुरे कैसे बोला वो आप नहीं जान सकते ना। मुस्कुरा के हमारा काम है, हम जवाब दे दें। यूट्यूब चैनल्स में आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आप कर रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं वो कैरेक्टर्स, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह? यूट्यूब के ऊपर देखिए साहब, मैं आपके हैदराबाद में जो सबसे अभी ट्रेंडिंग में हर बार चलते हैं शहबाज खान साहब, जो नूर भाई के नाम से बहुत मशहूर है, उनके साथ भी काम किया हूँ। एक वीडियो में उनके पुष्पा बोल के स्पूफ बनाए थे उसका जी। तो उसके अंदर इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करा था मैं। उसके बाद जो सो अभी चैनल पे जो चल रहा है हमारा कॉमेडी का हंगामा, उस पर भी कर रहा हूँ। ओके, लेकिन एक बात है अहमद कुरैशी, जहाँ आपने बताया कि भाई यूट्यूब चैनल्स में हम जो देखते हैं कि एक वीडियो एक कंटेंट लेके आते हैं और फिर लोग उसको पसंद भी करते हैं, कभी उसके व्यूज़ मतलब देखने वाले कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन आपने जहाँ जिक्र किया कॉमेडी का हंगामा, उस चैनल में हम जो देखते हैं वहाँ पर लगातार सीरीज़ के तौर पर एपिसोड वाइज आते हैं। इसकी अहम वजह क्या है, जबकि दूसरे चैनल्स में सिर्फ एक एपिसोड एक कंटेंट आता है और फिर ख़त्म हो जाता है? ये ऐसा है साहब, पहले जो है सो घर वाली बाहर वाली 12 एपिसोड कर चुके थे हम लोग, अच्छा, टीम के साथ पूरी। उसके बाद एक बीवी ऐसी भी
फर्स्ट एपिसोड करे थे। तो वो कंटेंट ऐसा था साहब, एक वीडियो जैसा बोले आप, एक वीडियो में आ रहा ख़त्म हो जा रहा था। उसके बाद जो है सो आपके तफीम भाई को जो है सो आप कुछ आइडिया दिए थे, जानी भाई के भी जानी साहब, आप उसमें जो है सो एक लाइन लेके दिए थे कि भाई इसको और खींच सकते हैं बोल के। तो वो एक एपिसोड जहाँ ख़त्म हो जा रहा था, वो आपकी मेहरबानी से जो है सो पूरा 19 एपिसोड हो गए अब। आप यकीन मानो, अगर आप मुझे पूछे कि आपको गज़ल पसंद है या सूफ़ी, तो मैं सूफ़ी बोलूँगी। अच्छा। मुझे यकीन है कि आप पूछेंगे कि आपको, चाहे आपको बोले कि आप गज़ल गाओ या आप सूफ़ी गाओ, तो आप क्या गाएंगे, तो मैं सूफ़ी गाऊंगी। चलिए, आपने जब जिक्र किया है कि बिस्मिल्लाह वाला को स्टूडियो का, वो थोड़ी सी झलक हमारे नाज़रीन के लिए सुनाएं। थोड़ा सा ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। चलिए, आज आप आए हैं तो मैं चाहता हूं कि ऋतिक रोशन का वो स्टाइल, जो बचपन का रोल जिस फिल्म में किया था और बच्चों ने काफ़ी पसंद किया, कोई मिल गया, उसके कुछ डायलॉग हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर। हाँ, मैं इसमें एक डायलॉग सबसे ज़्यादा था, जैसे कि वो बच्चों से बात नहीं करते, तो उसका उनका डायलॉग था, मैं बच्चों से बात नहीं करता, मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं है, नाचने गाने की, बता देना सबको। तो इस टाइप के डायलॉग से, जैसे साइकिल टूट जाती है, मेरी एवन साइकिल तोड़ दी, मैं नहीं करूँगा कभी भी बात। तो इस टाइप के भी डायलॉग से, और जैसे कि उनमें एक उनकी शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है, मेरे शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, मैं आ रहा हूँ, ये दुनिया वाले बहुत खराब है माँ, बहुत खराब है। तो इस टाइप के डायलॉग्स थे उनके, जो मैंने भी किए हैं, और अभी भी जो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली मैंने ऐड किया, उसमें भी मेरा डायलॉग्स इसी टाइप का डायलॉग्स है। और सुपर 30 में जैसे उनके डायलॉग्स है, सुपर 30 बहुत अच्छी मूवी है, वो उनके ऊपर है जो सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके लिए एक डायलॉग था, अरे गणित के घर में पैदा हुए हो, पढ़ना तो पड़ेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, बन जाओगे। तो ये उनके लिए है जो सोचते हैं कि हम आगे नहीं आ पाएंगे। आप जब तक करेंगे नहीं तो कैसे आगे आएंगे? करिए, सोचने का नहीं है बिल्कुल भी, समझने का नहीं है, करो। जिसको भी जो भी चीज करनी है आपको, उसमें लग जाओ, उसको हरा के रहो, तभी आपकी जीत होगी। नरेंद्र चंचल साहब दूध बेच रहे हैं, हालांकि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आवाज़ से हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों का दिल जीता। अपने भजन के ज़रिए उन्होंने जागरण इतने अच्छे गाए और फिल्मों में इतने अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए। तो उनका एक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने सपना देखा, क्या देखा कि उनकी दूध की दुकान है और वो दूध बेच रहे हैं। तो एक पहलवान साहब चले गए उनके पास और कहने लगे, चंचल साहब ये दूध जो आप बेच रहे हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो उन्होंने अपने अंदाज में गाकर बताया, ताज़ा है ताज़ा दूध है ताज़ा, डाला है इसमें काजू बादाम, जिसने पिया दूध मेरा वो पहलवान हो गया। क्या बात,
छोटी सी मुलाकात तू प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। अब ये गाना मैंने सोचा, मैंने एक कल्पना की कि ये गाना अगर शास्त्रीय संगीत पर आधारित करके हम ये गाएं जी तो इसका रूप क्या होगा। और आपने वैसे भी देखा होगा जब शास्त्रीय संगीत जब होता है और हमारे जो बड़े बड़े फनकार हैं शास्त्रीय संगीत के, वो गाते हैं तो वो अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं तो उनके एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ये किस तरह के एक्शन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने मिला करके पेश की। अब किस तरह से गगर सनि जरे रे सनि गम मनि जरे रे सर ग म ध नि सा नि रे गा रे सा सा नि ध म ग म ग रे नि रे सा। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, छोटी सी मुलाकात प्यार बन के गले का हार बन गई, प्यार बन गई। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, सानी दानी दा ग म ग रे नि रे ग म ध नि सा, प्यार बन गई। उसके बाद कुछ सिंगर की आदत होती है तो चेहरे बनाते हैं, सजना मोरे बलमा प्यार बना गए, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। प्यार। बहुत से सिंगर की आदत होती है वो हाथों के एक्शन करते हैं तो उनके एक्शन से पता चलता है जैसे कोई बल्ब लगा रहा है, कोई बैठे बैठे पतंग उड़ा रहा है। प्यार बन गए, छोटी सी मुलाकात प्यार। उसके बाद जब उम्र बढ़ती जाती है, जब उम्र हो गई 80 साल की तो आकाशवाणी भी रिटायर कर देती है 60 साल के बाद कि भाई आपकी सेवाएं समाप्त हुई जी। लेकिन जो गाने का शौक होता है वो तो बुढ़ापे तक रहता है। बेशक। अब मुंह में दांत नहीं है जी, विदाउट टीथ, बिना दांत वाले हमारा सिंगर। प्यार बन गए, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गए। अरे जा जा हिप्पी जा, हिप्पी जा, जाना चला जा, प्यार बन गए, छोटी सी मुलाकात प्यार, छोटी सी मुलाकात प्यार, छोटी सी मुलाकात प्यार। क्या बात है, तो ये बहुत बढ़िया बनाया था, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। पसंद किया शेखर साहब ने भी, सिद्धू साहब ने भी। माधवी जी, वो तजुर्बा हमें ज़रूर शेयर कीजिए जब आपने पहली मर्तबा एंकरिंग के लिए स्टेज पर जाना, फिर वहाँ पर किस तरह लोगों को अट्रैक्ट किया, उस बारे में ज़रूर बताइए। हाँ जी, पहला जो शो मैंने जो स्टेज पे किया वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि वो हमारे जो टॉलीवुड के एक्टर हैं महेश बाबू, अच्छा, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं रेनबो हॉस्पिटल्स के लिए। अच्छा, तो वो शो मेरा सबसे पहला शो था और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी था। तो उसमें ये था कि वहाँ पे पूरे बहुत ही वीवीआईपी लोगों ने एंट्री ली थी, ऑडियंस में बहुत वीवीआईपी लोग थे। वहाँ पे जिस तरीके से मैंने अपना कंपेयरिंग शुरू किया, वहाँ से मुझे इतने अप्रिसिएशन मिले क्योंकि पहला शो स्टेज पे करना बिना डरे और लोगों को
लगा ही नहीं कि मैं एक फ्रेशर हूँ जो पहली बार स्टेज पे चढ़ के, यानी कि इतने बड़े स्टेज पे आके जहाँ पे लाइव जा रहा था शो, मैंने एंकरिंग किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो फीडबैक वहाँ शो के बाद मिला वॉज रियली, आई मीन समथिंग विच आई हैव टेकन इट बैक। इवन महेश बाबू हिमसेल्फ सर ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। आई थिंक वो बहुत बड़ा चीज़ था मेरे लिए, या बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। वैसे एक मैं आपको नेगेटिव भी शेयर करना चाहूँगी कि एक ऐसा हुआ कि मैं पहली बार हैदराबाद आई थी, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो बचपन है वो पूरा नॉर्थ इंडिया में गुजरा है। तो जब मैं वापस हैदराबाद आई तो तेलुगु पे ज़्यादा कमांड नहीं था। तो ये शो के बाद मुझे और भी शोज़ मिले, जिसमें एक शो आया जो कंप्लीट तेलुगु बोलने वाला था। अच्छा। जिसका मुझे नॉलेज था नहीं। अच्छा। जब तक मैं स्टेज पे नहीं गई मुझे मालूम नहीं था कि शो पूरा तेलुगु में हैंडल करना है। और जैसे ही मैं स्टेज पे गई वो आदमी मेरे को बोलता है कि मैम शुरू कीजिए। अच्छा। तो मैंने शुरू इंग्लिश में किया। बोलते नहीं मैम ऑडियंस पूरी तेलुगु वाली है, आपको तेलुगु में शुरू करना है। अच्छा। और मुझे बिल्कुल तेलुगु का कुछ पहली बात होती है कि आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को, मैंने प्रिपेयर किया नहीं था। तो वो जो बिटर एक्सपीरियंस था मेरा कि क्योंकि मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था, मेरे को शो पूरा इंग्लिश में चलाना पड़ा। अच्छा। और ऑडियंस को कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया वो मुझे मालूम नहीं था। तो ये एक अच्छा। बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस भी था मेरा। सही है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले अपने मेरे ऑडियंस कौन है वो पहले इन्फॉर्मेशन लेती हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह के ऑडियंस होते हैं उस तरह का आपको स्क्रिप्ट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। सही बात। ऐसा नहीं है कि जाते ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑडियंस डिफरेंट होते हैं। कभी कभी फार्मा वाले आते हैं, कभी कॉर्पोरेट वाले आते हैं, कभी शादी वाले रहते हैं, तो बर्थडेज होते हैं, कभी ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं। इस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट भी चेंज करना पड़ता है। सही बात। एक ही ऑडियंस को एक ही तरह का नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। मैंने वहाँ से सीखा कि पहले आप अपने ऑडियंस को जानिए, उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। पहली चीज़ तो मुझे वायलिन से बहुत मोहब्बत है। मैं इतना प्यार करता हूँ वायलिन से जैसा है कि अपने भाई से। अच्छा। दिन रात आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जब मैंने देखा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले कोई नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, मतलब सैक्सोफोन, फ्लूट, वायलिन वगैरह, लेकिन मैंने वायलिन का सेलेक्ट किया कि वायलिन लोगों में भिड़ते हुए बजाना, उनकी फरमाइशें पूरी करना, और पुराने नए सब की इंस्ट्रूमेंटल वायलिन सोलो पेश करता हूँ, जिसमें सूफियाना कलाम भी है, कव्वालियाँ भी है, नए और पुराने नगमे, यहाँ तक कि तेलुगु गीत भी मैं वायलिन पे प्ले बजाते करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म मोहब्बत है क्या, वो गीत मेरा बहुत पसंदीदा गीत है। आप बिल्कुल ज़रा सुना दीजिए।
मैं चाहता हूं कि वो अर्तुगरुल गाजी की वो धुन आप ज़रूर सुनाएं। वो टाइटल म्यूजिक बिल्कुल, आपको बिल्कुल। जरूर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। जी लीजिए। आपको तो काफ़ी दिनों से पुतली भी इस चैनल के ज़रिए पेश किया जा रहा है, पुतली भी बनाकर। तो जब जहाँ पर भी आप इवेंट के लिए जाती हैं या फिर शादी ब्याह में जाती हैं, तो आपको आपके असली नाम के बजाय पुतली के नाम से हाँ लोग ज्यादा पुकारते हैं। मुझे वो चुभता है, अरे पुतली भी आ गई, हमारा रिश्ता लगाइए। अरे यार मैं पुतली भी नहीं हूँ, वो कैरेक्टर है मेरा। असल में तो मैं वो कैरेक्टर में नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन लोग वो कैरेक्टर के हिसाब से मुझे सवाल करते हैं, आज आज हमारे बच्चे का रिश्ता लगा दो। तो मुझे वो चुभता है, अरे ये क्या साल। तो इसलिए कभी भी डिसीजन लेने से पहले अपने को कैरेक्टर का बारे में सोच कर उसका डिसीजन लेने से बेटर रहता, क्योंकि आपकी वहाँ छाप बनती है, सही आपका बात वो है। लेबल बनता है। तो वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि भाई ये पुतली बी के साथ भी यही हो रहा है ना? ये वो नूर मारिया बी बन जा रहे हैं। तो वो बी को हटाना चाह रही थी। अच्छा, ओके ओके। हमें ये बताइए, मद्रास के बाद हैदराबाद आना बेग साहब से, फिर शादी, उसके बाद खादर अली बेग फाउंडेशन का आप एक हिस्सा बनी और बहुत सारे प्लेस किया दुनिया भर में। तो इसका जो तजुर्बा रहा उस बारे में आप ज़रूर बताइए। जी, इट्स अ बिग प्रिविलेज मेरे लिए, क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड से आती हूँ, बहुत एकेडमिक, बहुत प्रोफेशनल सेंट्रिक एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ। चेन्नई में मेरा पढ़ाई वो सब एक फोकस्ड अप्रोच था। जो आर्ट्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, बट मेन स्ट्रीम करियर नहीं हो सकता है। तो जब मैं मिस्टर मोहम्मद अली बेग से मिली थी, आई एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड प्रोफेशनल थिएटर क्या चीज़ हो सकती है इंडिया में, बिकॉज हम सब जानते हैं ब्रॉडवे कैसा होता है एंड वेस्ट एंड लंदन में वो प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट को एक रिस्पेक्ट, एक करियर स्टैंडर्ड जैसा बना सकता हो सकता है, बट इन इंडिया उतना वो नहीं, इट्स नॉट वेरी फीजिबल। तो लाइक डे टू डे लाइफ में एक कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे रन करना मैं उनसे सीखी थी। एंड ये एक्सपीरियंस काफ़ी आई ओपनिंग रहा, एंड स्पेशली फर्स्ट हैंड मैं फाउंडेशन का हिस्सा बन के लर्निंग हाउ टू रन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली, फिर राइटिंग फॉर स्टेज फॉर सच एन इंटरनेशनल ऑडियंस, नॉट जस्ट हैदराबाद में थिएटर ऑडियंस को इनिशिएट करना, बट हैदराबादी थिएटर को इंटरनेशनली लेके ऑडियंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। दैट्स बीन वंडरफुली एनरिचिंग, क्योंकि ज़्यादा लोग हैदराबाद थिएटर डेस्टिनेशन नहीं मानते, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा कल्चर, लीजरली लाइफस्टाइल, क्विजीन, आर्किटेक्चर, वो सब हाईलाइट होते रहता है। बट थिएटर, आई फील ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ खादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन, हैदराबाद और थिएटर का सिनोनिमस हो चुका है। एंड अ लॉट ऑफ थिएटर आर्टिस्ट जो
कहीं कहीं कोनों से आते हैं हैदराबाद को हमारे फेस्टिवल को परफॉर्म करने के लिए, वो सब मानते हैं कि हैदराबाद में थिएटर मतलब खादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल या खादर अली बेग थिएटर फाउंडेशन। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, सपनों में तेरा ओ सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन एक और गीत आपने बताया था कि भाई अच्छा, बालू जी का तो बहुत सारे हैं हिंदी में भी। इज द सिंगर हु गिव ए गुड सक्सेस टू सलमान खान। सलमान खान के लिए बिल्कुल हम आपके हूं और हाँ। मैंने प्यार किया, इसमें सलमान का बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी रहा, या उसमें से पहला पहला प्यार गाना जरूर सुनाइए। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी हया अपने ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया चुपके करे जो वफा ऐसा मेरा प्यार है, ओ पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वैसे रमना जी बहुत ज़बरदस्त आपने गाया। थैंक यू। फिल्म वंश में भी एक बहुत ज़्यादा मशहूर ड्यूट सॉन्ग नो, हाँ उसका एक मुखड़ा आप जरूर सुनाएं क्योंकि बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है। अच्छा जी, आके तेरी बाहों में। हाँ यस यस यस। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। एक बात है, गोल्डन हैदराबादीज में आप
गुज्जू रुजु कुजु। रुजु गुजू जब आप कर रही थी, क्योंकि आपने तेलुगु फिल्म तो की थी, या पहली मर्तबा मैं समझता हूँ एक हैदराबादी लैंग्वेज, हाँ तो जब आप वो कर रही थी तो आसानी के साथ आप डायलॉग की अदायगी भी की और बहुत अच्छा रोल भी निभाया, वो किस तरह? बहुत अच्छा लगा। अब्दुल रज़ाक ने बोला एक एपिसोड आप मेरे साथ भी करो, तो मैंने बोला कि मतलब मैं नॉर्मली यूट्यूब में ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि मैं बड़े स्क्रीन का मेरा टारगेट है, बट मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ करती हूँ। एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, एंड इनफैक्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मुझे हैदराबादी मुस्लिम्स क्राउड से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं आज भी कि मैडम आप क्यों नहीं दिख रहे हो, आप फिर कब आओगे, हमको आपको देखना है। ट्रस्ट मी, इतने मैसेजेस, इतने फॉलोअर्स, इतने सारे लोग मुझे इतना एक्सेप्ट किए हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। एंड मैं ज़रूर आपके साथ, शाहरुख के साथ मेरे को ज़रूर एक एपिसोड करना है हैदराबाद करूँगी जी, हैदराबाद डायरीज में करना है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल। नाजरीन, हम आपको बता दें कि बहुत जल्द हैदराबाद डायरीज के लिए भी प्रीति जी काम करेगी। जो बाज है वो डिफरेंट होता है जी, तो मैं चाहता हूँ इस शो के जरिए थोड़ा सी झलक बता दीजिए। जी ज़रूर। तो जैसे मैंने दिल्ली बाज की बात करी आपसे, तो दिल्ली बाज में ये 2 उंगलियां जो है उसका बहुत यूज़ होता है। तो मिसाल के तौर पे एक कायदा है जो दिल्ली बाज में बचता है, जो धातिट 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 धागे तीन आके ना, तातिट तातिट धातिट धागे तीन आके ना। सो ये ऐसा है। ये एक हो गया, और फिर हो गया अजराड़े का। अजराड़े का तो कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है, धागे ना धात्र गिरती तिट धागे ना धात्र गिरधिन्ना के तिन्न तिन्ना के ना, ताके ना तात्र गिरती तिट ताके ना धात्र गिरधिन्ना के तिन्न तिन्ना के ना। क्या बात, कुछ ऐसा। तो ऐसे ही बनारस घराने का है जो खुलाबाज बजता है, या फिर लखनऊ का है, उनकी एक चलन होती है, उनकी एक अलग चलन। लखनऊ का मुझे कुछ ऐसा याद है, ऐसा धा दिन दिन तक दिन दिन धात्र दिन दिन धात्र गिरदा दिन दिन तक दिन दिन धात्र दिन दिन धात्र गिरदा। क्या बात है, कुछ ऐसे। तो ये स्पीड जो बाज में स्पीड होता है, जी, तो कायदे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जी। तो यानी आपके जो उस्ताद थे, गुरुजी थे, उन्होंने हर तरह के कायदे भी बताए और हर घराने की तालीम आपको दी। बिल्कुल। तभी तो आज जो है निखिल इतना निखर के आया है। दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमार ईदें, दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमार ईदें, खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईदें। दोस्तों, हैदराबादी सितारे का खुसूसी एपिसोड जश्न ईद में आज के लिए इतना ही। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता, एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि हम सबको माह रमज़ान के रोज़े रखने और ईद उल फितर का दिन अता किया है। आप सभी दोस्तों को सियासत टीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद। आपके अपने दोस्त के भी जाने को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।